आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 अपडेट लेकर आया हूं। पहली अपडेट है विद्या संबल वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, शहीद रामकेश मीना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिकराय दौसा, इसके द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो ये नोडल महाविद्यालय है। नोडल महाविद्यालय के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है। और साथ ही साथ में इस नोडल महाविद्यालय के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय है, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकराय दौसा, इसके लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है। तो राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकराय दौसा जो है, इसके अंदर ये 7 विषय हैं: हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान और चित्रकला। प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पद जो है उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और जो नोडल महाविद्यालय है वो पीजी लेवल पर इतिहास विषय के 2 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें विद्या संबल योजना के तहत जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई है वो 10/2024 साय 5 बजे बताई है। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? ये जो नोडल महाविद्यालय है शहीद रामकेश मीना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिकराय दौसा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो आवेदन फॉर्म जो है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है, उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो अन्य रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ लगानी है। उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फिर एड्रेस के रूप में नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम से जो आपको एड्रेस लिखना है। इस आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो डाक के द्वारा भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी जो न्यूज है ये आयुष पीजी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एनटीईटी परीक्षा पास किए बिना नहीं बन सकेंगे टीचर। आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी कॉलेजों का मामला 9 अप्रैल को जारी हुए आदेश के बाद लागू हो चुका है नियम। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आयुष पीजी डिग्रीधारी चिकित्सक है और जो चिकित्सक का जो कार्य है वो करना चाहते हैं आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी महाविद्यालयों के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, अब आपके लिए यूजीसी के द्वारा एनटीटी एग्ज़ाम जो है वो लागू कर दी गई है। अगर आपके पास में एनटीटी क्वालिफाइड करने की जो डिग्री है वो है तो ही आप आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी कॉलेजों के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो इसके द्वारा एनटीए के द्वारा फॉर्म भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। आप पूरी जो है जानकारी देखिए। अब आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट यानी एनटीटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके बिना कोई भी आयुष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सक न तो चिकित्सा शिक्षक बन पाएंगे और न ही वो छात्रों को पढ़ा सकेंगे। तो ये रूल जो है वो उसके अंदर बदलाव कर दिया है। ये नियम 9 अप्रैल 2024 को लागू हुए आदेश के बाद से लागू हो चुका है। ठीक है, तो अब आयुष, यूनानी या होम्योपैथी कॉलेजों के अंदर अगर आप जो है पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो आपके पास में एनटीईटी की जो डिग्री है वो होनी जरूरी है। और ये डिग्री लेने के लिए आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा ये जो एग्ज़ाम आयोजित कराई जा रही है उसका फॉर्म फिलअप करना होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होगा। तो आगे देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आयुष पीजी डिग्रीधारी आवेदकों से 24 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2024 है। आवेदक 16 से 17 अक्टूबर तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे। परीक्षा की तिथि एनटीए के द्वारा बाद में जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये नए जो रूल लागू किए जा रहे हैं और ये एनटीटी एग्ज़ाम जो है लागू की जा रही है, ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नए हैं, फ्रेशर हैं। बाकी पुराने जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट दी गई है। देखिए,
परीक्षा से छूट पुराने टीचर्स पर लागू नहीं होगा नियम। यह नियम केवल नए पीजी डिग्रीधारी डॉक्टर्स पर लागू होगा जो अब से चिकित्सा शिक्षा पेशा अपनाना चाहते हैं। पुराने शिक्षक जिन्हें CCIM या NCISM द्वारा शिक्षक कोड अलॉट हो चुका है उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है। देश भर में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के लगभग 750 कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में 494 आयुर्वेद कॉलेज हैं। परीक्षा में 5500 से अधिक नए आयुष पीजी डिग्रीधारी शामिल होने की संभावना है। तो ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो न्यूज़ है ये राजस्थान के चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़ी हुई है। ये आप देखिए, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है और ये अधिसूचना किससे संबंधित है? जो राजस्थान चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। और नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए सेवा शर्तों के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1962 जो है वो बनाया गया था। तो इस अधिसूचना के तहत अब क्या किया गया है, इस नियम के अंदर बदलाव किया गया है और जो नया अधिनियम होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान चिकित्सा सेवा महाविद्यालय शाखा संशोधन नियम 2024, इस नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो बदलाव जो है वो क्या किया गया है, सिलेक्शन की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है? इसमें सबसे प्रमुख बदलाव तो ये किया गया है, इसमें देखिए आप कि उस दशा में विशेष भर्ती द्वारा चयन यदि किसी चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी हेतु 1 अप्रैल 2020 को या उसके पश्चात कोई नया विभाग प्रारंभ किया जाता है तो और उसकी कार्यवाही जो चयन की कार्यवाही उसके पश्चात भी आचार्य या सह आचार्य का पद रिक्त रह जाता है तो इस संबंध में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी में आचार्य या सह आचार्य के पद के लिए यथा अधिकथित शैक्षणिक और तकनीकी अहर्ता रखने वाले किसी विशेषज्ञ पर आचार्य या सह आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित रीति से विचार किया जा सकेगा। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा ये बदलाव किया गया है। आपको पता ही है कि राजस्थान चिकित्सा महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पदों पर जो नियुक्ति की जाती है वो सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है और या फिर पदोन्नति के द्वारा की जाती है। तो जिन पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति की जाती है वो आरपीएससी के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आरपीएससी के द्वारा विशेष भर्ती की प्रक्रिया के पश्चात भी ऐसे महाविद्यालय, ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय जो 1 अप्रैल 2000 बाद को जो है खोले गए हैं या कोई नया विभाग जो है प्रारंभ किया गया है तो वहां पर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने का जो अधिकार है वो अब राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय RUHS को प्रदान कर दिया गया है। यानी जो भी नए विभाग हैं उनके अंदर अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो उन पदों पर अब जो भर्ती की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो जो भी इन पदों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हैं या विशेषज्ञ हैं वो RUHS के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। और नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी वो इसमें देखिए, विशेष भर्ती और चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन रहेगी। ठीक है, पदों पर भर्ती योग्यता के आधार पर की जाएगी और आरक्षण राज्य में प्रचलित आरक्षण के उपबंधों के अनुसार दिया जाएगा। तो RUHS जो है वो RPSC की तर्ज पर ही भर्ती करेगा। भर्ती के लिए जो योग्यताएं हैं, आरक्षण के जो नियम हैं वो ही लागू होंगे जो RPSC के द्वारा भर्ती के अंदर लागू किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भर्ती के लिए जो है वो क्या करेगा? पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित करेगा, सार्वजनिक विज्ञापन RUHS जारी करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित करेगा और उनकी जो है वो समीक्षा करेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग करेगा और स्क्रीनिंग के बाद में जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनकी सूची प्रकाशित करेगा। इसके बाद में पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित मानदंडों के अनुसार नैदानिक और अनुसंधान अनुभव के लिए दिए गए अंकों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय क्या कर सकता है, नैदानिक और अनुसंधान अनुभव इनके लिए अंक जो है वो निर्धारित करेगा और इसके आधार पर अभ्यर्थियों की विशेषज्ञों की एपीआई जो स्कोर है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो एपीआई स्कोर होगा यानी सिलेक्शन के लिए जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें 90% जो अंक होंगे वो नैदानिक और अनुसंधान अनुभव के होंगे और 10% जो अंक होंगे वो साक्षात्कार के लिए होंगे। तो इस प्रकार से साक्षात्कार और एपीआई स्कोर के अंकों को मिलाकर के जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए आरयूएचएस के द्वारा एक इंटरव्यू बोर्ड का गठित किया जाएगा और उस बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग जो है वो शामिल होंगे, सदस्य और अध्यक्ष कौन होंगे। देखिए, जो आरपीएससी का अध्यक्ष है या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत कोई सदस्य है वो तो अध्यक्ष बनेगा। प्रभारी सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग सदस्य होगा। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य जो है वो इसका सदस्य होगा और आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत 2 विशेषज्ञ जो है इसके सदस्य होंगे। तो ये जो है इनसे मिलाकर के एक इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाएगा और इस इंटरव्यू बोर्ड के जरिए उन रिक्त पदों के ऊपर जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। अब इसमें 2 और बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं कि एक तो अनुभव की जो गणना है वो किससे की जाएगी, तो इसके अंदर ये साफ साफ कहा है कि आचार्य या सह आचार्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के बाद आने वाले अप्रैल के प्रथम दिन से जो है वो अनुभव की गणना की जाएगी। आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद में जो 1 अप्रैल आता है तो अप्रैल का पहला दिन जो होता है उस दिन से आपकी जो है वो एक्सपीरियंस की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या कही गई है, जो ऊपरी आयु सीमा है वो इसके अंदर निर्धारित की गई है। तो इसमें ये कहा है कि ऊपरी आयु सीमा जो है राजस्थान सेवा नियम 1951 में जो बताई गई है चिकित्सा अध्यापकों के लिए उससे 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम 1951 में चिकित्सा अध्यापकों के लिए जो सेवानिवृत्ति की आयु बताई गई है उस आयु से 5 वर्ष कम जो है इन लोगों की क्या होगी, ऊपरी आयु सीमा काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि राजस्थान के अंदर ये बदलाव किया गया है और देश के लेवल पर जो है आयुष डिपार्टमेंट के अंदर ये बदलाव किए गए हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।